So good afternoon, everybody. Today we have with us Kushagra Gupta, who is a second-year student at Gujarat National Law University, Gandhinagar. And during his 1 year as a law student, he has worked with various lawyers and NGOs as an intern. He has worked with Advocate Ashwani Kumar Dubey, Advocate on Record, Supreme Court, under a 21-day virtual internship program organized by LAP India, and has also written reports and drafted complaints with the National Child and Women Commission under the Bengal Violence Project of Think India Legal Activism Forum. He has also worked with NGOs like CRY and Together We Can and We Will. Today, Kushagra is here to discuss on the tricks to strengthen the weakness. So let's hear from Kushagra what all he have to share with us. So the floor is your, Kushagra. You can start. थैंक यू आर्यन गुड आफ्टरनून एवरीवन आई होप सब लोग ठीक हैं एवरीवन इज फाइन नाउ जस्ट लेट मी नो if my screen is visible. I am sharing it now. I'm sorry I won't be able to share it full screen because I won't be able to manage the Google Meet otherwise, so please bear with this. So we are here to discuss about how to strengthen your weaknesses, and this is a very concerning topic for every aspirant that there are various topics and various sections everyone needs to deal with. So there might be a part of the preparation which you feel is lacking and which you feel is not up to the mark. So how to strengthen those weaknesses? First of all, let's talk about a very different perspective to this. The perspective is of perception. Now, if we change our perception, our purpose will restructure, and if our purpose will be restructured, our goals will get refined. तो गोल्स जब रिफाइन हो जाएंगे तो उससे हमारा रास्ता और क्लियर हो जाएगा. तो इसीलिए परसेप्शन चेंज करना जरूरी है. वीकनेस जब हम सुनते हैं तो वीकनेस सुन के हमें ऐसा लगता है कि कोई ना नेगेटिव सी फील आती है वीकनेस सुन के. सो लेट्स चेंज इट एंड डिफाइन इट एज शॉर्ट कमिंग इंस्टेड ऑफ वीकनेस. वीकनेस क्योंकि जब हम सोचते हैं तो हमारा एक बहुत ही उससे नेगेटिव पर्सपेक्टिव जुड़ा हुआ होता है. हमें लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो हमारे पास नहीं है. बट जब हम शॉर्टकमिंग सोचते हैं तो हम केवल उसके नेगेटिव पार्ट को नहीं सोचते. हम एक शॉर्टकमिंग को पॉजिटिव ले सकते हैं कि उसको जब हम आगे जाके शॉर्टकमिंग को हम ठीक करेंगे. तो केवल एक वर्ड चेंज करने से काफी सारी चीजें चेंज हो सकती हैं. अब इसमें भी सोचने वाली बात यह कि ये शॉर्टकमिंग्स क्यों हैं. ये शॉर्टकमिंग्स इसीलिए हैं क्योंकि हम सब लोग जो हैं, सब एस्पिरेंट्स जो हैं, हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं. अलग अलग हमारे एकेडमिक बैकग्राउंड रहे हैं. कोई साइंस से होगा, कोई कॉमर्स से होगा, कोई ह्यूमैनिटीज से होगा. सबका इंटेलिजेंस लेवल अलग है, सबका कंसंट्रेशन लेवल अलग है, सबकी सबका माइंड अलग है. सब लोग अलग तरह से सोचते हैं. तो इसीलिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी में ऐसी चीज जरूर होती है जो कभी कभी कम पड़ जाती है एज पर रिक्वायरमेंट. तो ऐसे में ये सोचना कि मतलब इसको इस तरह लेना कि ये चीज मेरे अंदर कम है, दूसरे में ज्यादा है, और उस चीज को सोच के डिमोटिवेट होना, ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है. ये सब में होता है और सब में किसी न किसी चीज की कमी जरूर रहती है. बट हमारा आज का काम ये है कि हम ये सोचें कि हमारे पास जो समय है, उस समय को यूज करते हुए हम किस तरह इन शॉर्टकमिंग्स को बेटर कर सकते हैं. इन शॉर्टकमिंग्स को हम एक अपने बेनिफिट में ले सकते हैं और उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं. सबसे पहला स्टेप जो जनरली लोग लैक करते हैं, लोग इम्पेशेंटली जल्दी करते हैं, वो होता है आइडेंटिफिकेशन में. आपको आप इसको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बेस पे ये नहीं कह सकते कि ये मेरी शॉर्टकमिंग है, ये मुझे नहीं आता है, ये मेरी वीकनेस है, या ये सब्जेक्ट मुझे नहीं आता है, ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, ये कंसेप्ट मुझे नहीं आता है. तो इसीलिए आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहला जो जरूरी स्टेप है वो है कि डू नॉट प्रिज्यूम. आप ये प्रिज्यूम मत करना अपनी किसी भी बैकग्राउंड को लेके. मान लीजिए कि आप 11th-12th में मैथ्स में वीक थे, या आप ओवरऑल मैथ्स में वीक रहे हैं, तो आप ये प्रिज्यूम मत करो कि आप जब क्लैट के पेपर में या
अदर लॉ एंट्रेंस के पेपर में जब आप मैथ्स करने जाओगे तो आपकी वो शॉर्टकमिंग रहेगी, क्योंकि क्लैट और जो बाकी एग्जाम्स होते हैं इनकी मैथ्स जनरली 10th लेवल तक की रहती है। तो इसलिए स्पेशली अगर आप 11th 12th में आपके पास मैथ्स नहीं थी या मैथ्स में वीक थे, तो ये नहीं सोचना कि आपकी ये शॉर्टकमिंग है। आपको थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपकी शॉर्टकमिंग हो। शॉर्टकमिंग इसीलिए नहीं होगी क्योंकि आपके पास पहली बात तो टाइम है, आप उसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको केस टू केस बेसिस पे आपको समझना पड़ेगा कि आपकी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं और क्या आपको उसको लेके करना है। तो इसीलिए टेक योर टाइम, आप उसको आइडेंटिफाई करने में अपना टाइम लो। जो लोग स्पेशली 2022 और 2023 में क्लैट देने वाले हैं, वो लोग इसी चीज का ध्यान रखें कि आपके पास अभी समय है। कुछ लोग, काफी लोगों ने तैयारी अभी कुछ समय पहले ही शुरू करी होगी, और वो अभी से सोचते होंगे दो एक दो मॉक दे के या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके कि ये मेरी वीकनेस है। तो ऐसा भी रिज्यूम करना, जैसे मैंने बोला, जरूरी नहीं है। आप रिज्यूम मत कीजिए और अपना टाइम लीजिए। टाइम लो आराम से और आइडेंटिफाई करो कि क्या शॉर्टकमिंग है, उसके बाद उस पर काम शुरू करना। और आइडेंटिफाई करने के लिए दो बेसिक चीजें हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा, प्रिज्यूम नहीं करना है और उसके बाद टाइम लेना है। लेकिन टाइम जब आपने लिया है, अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए या आपने मॉक टेस्ट दिए, फिर कैसे पता चले कि क्या आपकी शॉर्टकमिंग है? तो दो एस्पेक्ट मैं मानता हूं कि आप उस पर देख सकते हो। पहला है स्कोर, दूसरा है कॉन्फिडेंस। जहां तक स्कोर की बात है, स्कोर पेपर टू पेपर और क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। जैसे कि आपने ये समझ ही लिया होगा अब तक कि मॉक टेस्ट में आपका स्कोर हमेशा सेम नहीं रहता है, हमेशा इंक्रीज भी नहीं करता है। आपका स्कोर घटता बढ़ता रहता है डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी ऑफ पेपर। तो उसके बेस पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मान लीजिए कोई सेक्शन डिफिकल्ट आया है, तो अगर आपका उसमें स्कोर कम है तो आप ये मानने लगो कि उसमें तो मेरा मतलब ये शॉर्टकमिंग है और ये मुझे नहीं आता है। आपको नहीं आता है बात अलग है, लेकिन शॉर्टकमिंग नहीं कह सकते उसको। कोई चीज नहीं आने में और उस चीज को शॉर्टकमिंग कहने में डिफरेंस होता है। दूसरा है कॉन्फिडेंस। ये थोड़ा एक बेटर वो है मेजरमेंट, ये जानने के लिए कि क्या आपकी शॉर्टकमिंग है, क्या चीज नहीं है। आपने किसी चीज की अच्छे से प्रैक्टिस करी है, आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं, आपने मॉक टेस्ट भी दिया है, फिर भी आपको उसको करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है कंपेरेटिवली। देखो, आ, जब आप पेपर देने बैठते हो तो थोड़ी नर्वसनेस सबको रहती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप बाद में एनालिसिस करते समय देखो कि इस सेक्शन में या इस टॉपिक में या इस तरह के क्वेश्चन में मुझे अब भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो एक मेजरमेंट हो सकता है कि वो हो सकता है आपकी शॉर्टकमिंग हो और उस पर आपको उस तरह काम करना पड़े। एक ये बात मैं सबको बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा कि मैंने आज तक कभी जीके में ध्यान ही नहीं दिया है, या मुझे आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ भी नहीं पता। स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने तैयारी कुछ समय पहले ही शुरू करी है। तो तरीके आप सबको पता है कि जेके किस तरह करनी है। हाँ, लाइटिंग ड्रीम्स के भी सेशन हुए हैं इस पे, और आप वैसे भी प्रिपेयर कर रहे होंगे तो खुद भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जीके कैसे करनी है। लेकिन जीके इज अ शॉर्ट कमिंग फॉर एवरीवन, क्योंकि जीके पहली बात तो अनएंडिंग है, उसके बाद दूसरी बात ये कि वो डायनेमिक है। जीके डायनेमिक है, तो उसमें आप गेस नहीं कर सकते कि क्वेश्चन क्या आते हैं। आपको केवल जैसे जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है, आपको उस तरह प्रिपेयर करते जाना है। तो अब ये नहीं कह सकते कि जीके आपके लिए स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग में है, बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टार्ट तैयारी की स्टार्टिंग में जीके सबके लिए शॉर्टकमिंग रहेगी। तो जीके को आप ये चीज मान के मत चलें कि ये आपकी शॉर्टकमिंग है। इसको इसको आपको बाकी सेक्शन से ज्यादा टाइम देना है, इन द सेंस ये समझने में कि वाकई आपकी शॉर्टकमिंग है या नहीं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई और शॉर्टकमिंग्स में दो तरह की शॉर्टकमिंग्स होती हैं। एक तो है जनरल शॉर्टकमिंग्स होती हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको अप्रोच में प्रॉब्लम है, आपको किसी पर्टिकुलर मेथड में प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, कोई इस तरह की चीजें नहीं है। फॉर एग्जांपल, जनरल शॉर्टकमिंग्स में ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो, कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आपकी रीडिंग स्पीड बहुत स्लो है, तो ये एक शॉर्टकमिंग हो सकती है।
तीसरा शॉर्ट एक एग्जांपल हो सकता है कि आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, वही कंसंट्रेशन प्रॉब्लम की बात आ जाती है। तो इस तरह की जनरल शॉर्टकमिंग्स होती हैं एक तरह की शॉर्टकमिंग्स। दूसरी होती हैं स्पेसिफिक शॉर्टकमिंग्स, जिसमें दो तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो एंटायर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का मतलब सेक्शन, क्लैट की बात करें हम या बाकी एग्जाम्स की, तो आप कह सकते हैं कि आपका लीगल ऐसा आपका सेक्शन है जो आपकी शॉर्टकमिंग है, वो एक स्पेसिफिक शॉर्टकमिंग में आएगा। दूसरा हो सकता है पर्टिकुलर एस्पेक्ट। पर्टिकुलर एस्पेक्ट में जब आप बात करते हैं तो पर्टिकुलर एस्पेक्ट के अंदर ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपने लीगल रीजनिंग की ही बात करी, या चलिए लॉजिकल की बात करते हैं। तो लॉजिकल में आप कह रहे हैं कि जैसे एग्जांपल इसमें देखिए, स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने कहा कि मेरी पजल्स वीक है, मैं पजल्स में मुझे या तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, या फिर मेरा उतना प्रैक्टिस उसमें नहीं है, तो मैं उसको नहीं ही कर पाता हूँ। ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे से नहीं हो पाते हैं। या फिर आप कहो कि इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन जो है वो मुझसे नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस है, जैसे मैथ्स में आप कहो डीआई में कि आपसे पाई चार्ट्स नहीं होते हैं, या आप नॉर्मल क्वेश्चंस जैसे एलिट वगैरह में आते हैं उसमें आप कहो डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। तो ये है स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस या स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में जब आपकी शॉर्टकमिंग है वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ शॉर्टकमिंग्स में आता है। जनरल मैंने आपको बताया कि आपके किसी अप्रोच में या किसी अलग मेथड में या कोई जनरल आपको आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, इन द सेंस कि आप उस चीज को अप्रोच करने में आपकी कोई लैकिंग हो रही है। दूसरे तरह की होती है स्पेसिफिक टाइप, जो कि पर्टिकुलर एस्पेक्ट मैंने आपको बताया। तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए? तो इसका तरीका है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हम लोग यहाँ पे जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम की तैयारी में नॉलेज के साथ साथ एक एस्पेक्ट बहुत जरूरी है समझना, कि आपको परफॉर्म करना आना चाहिए। आपको केवल चीज पता होना या उस चीज का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, आपको परफॉर्म करना आना चाहिए। और जब भी आपको कोई भी चीज परफॉर्म करनी है, आप वेरियस आर्ट फॉर्म्स देखें, वेरियस स्पोर्ट्स देखें, सब में एक चीज बहुत जरूरी होती है, वो है प्रैक्टिस। तो आपका आधा पार्ट है प्रैक्टिस, आधा पार्ट है नॉलेज। क्लैट या किसी भी लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन का, किसी भी एग्जाम फॉर दैट मैटर, तो इस एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लेकिन कैसे? प्रैक्टिस कहना आसान है कि प्रैक्टिस करो और सब हो जाएगा, वीकनेस ठीक हो जाएगी, लेकिन कैसे करें इसके भी हम थोड़ा इसको ढूंढ समझने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिस किस तरह करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस की स्टेजेस हैं। आप इस समय किसी इन चारों में से किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपने किस तरह की प्रिपरेशन उस चीज को लेके करी है। पहला स्टेज ऑफ प्रैक्टिस है, ये मैं उस सेंस से बता रहा हूँ जो लोग अभी तैयारी शुरू कर जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है या तैयारी शुरू कर रहे हैं। पहला स्टेज है अंडरस्टैंडिंग, कि आपको पहले समझना है कि वो चीज है क्या। वो कैसे पता चलेगी? कि आप उसकी थ्योरी पढ़ो, आप कहीं से किसी से अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई कीजिए, मटेरियल है आपके पास, तो मटेरियल में से पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो, जो कि हमारा होगा सेकंड स्टेज, फ्री प्रैक्टिस। फ्री प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपने कंसेप्ट समझ लिया है और आप उसके बाद उसमें फ्री प्रैक्टिस करना शुरू करो। फ्री प्रैक्टिस करने में ये है कि आपको उस कंसेप्ट को अप्लाई करना आ जाएगा। जब आपके पास क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन टाइप्स पता चलेंगे, आपको ये पता चलेगा कि किस किस तरह की आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपको उस चीज में आप में आपकी अंडरस्टैंडिंग जो आपने गेन करी है उसको अप्लाई करना आएगा। नेक्स्ट स्टेज है टाइम प्रैक्टिस। टाइम प्रैक्टिस में ये है कि आपने ये डिसाइड कर रखा होगा कि आपको मॉक में किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। आप जब स्ट्रैटेजी मॉक की बनाते हो मॉक देने की, तो आपको पता होता है कि मुझे इस सेक्शन में इतना टाइम देना है। तो उस हिसाब से आप एक टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करें उस क्वेश्चंस की, ताकि आप परफॉर्मेंस पे फोकस कर सकें कि आपने जो सीखा है उसको आपको अप्लाई कैसे करना है, उसको परफॉर्म कैसे करना है। नेक्स्ट स्टेज है मॉक एप्लीकेशन। मॉक एप्लीकेशन के अंदर टाइम प्रैक्टिस से थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस रहता है, क्योंकि पहली बात तो आपके पास वेरियस सेक्शंस हैं, और टाइम बाउंडेशन और ज्यादा स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि आप उसको जरा बहुत भी बढ़ा नहीं सकते हैं। टाइम प्रैक्टिस में आपने कहा चलो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, 15 मिनट सोचे थे, चलो 2 मिनट और लगा देते हैं, हो जाएगा। मॉक एप्लीकेशन में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपना मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं,
एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो मॉक एप्लीकेशन में आप उसको किस तरह अप्लाई कर पाते हैं, उसकी प्रैक्टिस फोर्थ स्टेज होती है। उसके बाद इस चीज को डील करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये तो मैंने बताया कि आप लोग शॉर्ट कमिंग्स में प्रैक्टिस किस तरह करेंगे। एक चीज ध्यान रखना कि सबसे पहले आपका काम आइडेंटिफिकेशन है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। आप आइडेंटिफाई करो आपकी क्या वीकनेस है, फिर आप उस पर वर्क करना शुरू करो। लेकिन डू नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन शॉर्ट कमिंग्स। ऐसा मत करना कि आपको हो कि आपने 2 महीने तैयारी कर ली, आपको लग रहा है कि लीगल मुझसे हो जाती है, लॉजिकल मुझसे हो जाती है, जीके भी धीरे धीरे हो ही रही है, बढ़ रही है, जैसे मैंने कहा शुरुआत में सबकी वीक रहती है। और फिर आपको लग रहा है कि इंग्लिश और मैथ्स दो ऐसे सब्जेक्ट हैं फॉर एग्जांपल जिसमें आप ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। आपने जो आइडेंटिफिकेशन स्टेप्स मैंने बताए उनको यूज किया, आपको लगा कि हाँ ये एक शॉर्ट कमिंग है जो मुझे लगता है कि जिस पे मुझे वर्क करना चाहिए। लेकिन उस पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि आप, जैसे मैंने कहा, परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे हो, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उस चीज की भी करोगे जो आपको ऑलरेडी आती है या आपको बेटर लगती है, आप बेटर परफॉर्म कर पाते हो, उस चीज की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होती है। तो शॉर्ट कमिंग्स के लिए आप कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम दो, और उस उस पे उतना फोकस मत करो कि आप बाकी चीजों को अपने शॉर्ट कमिंग बना लो। ये गलती नहीं करनी है। कभी कभी हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, इसीलिए कि पेशेंस, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि बस ये शॉर्ट कमिंग मुझे अपनी अपनी ठीक करनी है, ये चीज मेरी वीक है, ये चीज मुझे किसी भी तरह प्रैक्टिस कर करके ठीक कर देनी है। कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं, जो लोग वो मेहनत करने से नहीं डरते हैं। उनके कभी कभी प्रॉब्लम आती है डायरेक्शन की, वो किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। इसलिए हार्ड स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क प्रेफर किया जाता है, स्पेशली एग्जाम्स में। क्योंकि एग्जाम्स में केवल नॉलेज की बात होती तो हार्ड वर्क करने वाला हर बार एक्सेल कर पाता। लेकिन परफॉर्मेंस की जब साथ में बात आ जाती है, प्रैक्टिस एप्लीकेशन की जब बात आ जाती है, तब उसमें थोड़ा स्मार्टनेस लगती है, तब उसमें थोड़ा आपकी और डीप थिंकिंग लगती है कि आपको किस तरह उसको अप्रोच करना है। तो इसलिए पेशेंटली इस पे काम करें। और ये नहीं सोचना है कि, जैसे मैंने बोला कि परसेप्शन बिल्कुल भी ये नहीं रखना है कि ये कोई नेगेटिव चीज है। आप अपनी तैयारी की ऐसी स्टेज में हैं जहाँ पे अभी आपके पास समय इतना है कि आप उसे कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे क्लैट 2021 10 दिन बाद देने वाले हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको अब तक अपनी शॉर्टकमिंग्स पता होंगी। आपने जितना काम आप उस समय कर सकते थे, आपने उतना खूब मेहनत अपने करी होगी, आपने बहुत समय मेहनत करी है। मैं भी देखता हूँ कई लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीके डिस्कशंस में पार्ट लेते हैं, क्विज में पार्ट लेते हैं, काफी मेहनत करते हैं। बहुत लोग, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आपने अभी तक अपनी शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाई कर ली हैं, आपने उन पे प्रैक्टिस करके उसको जितना आप कर सकते थे मैक्सिमम, उतना आपने किया है। अब जब पेपर में 10 दिन बचे हैं, सॉरी, 10 दिन बचे हैं, तो उस समय शॉर्टकमिंग्स पे फोकस करके आप अपने जो स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हैं उनके रिवीजन को आप हिंडर कर दोगे। इसीलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि 2021 वाले लोग जो हैं, अगर उनकी अभी भी कोई शॉर्टकमिंग्स रह गई हैं, तो वो अब भी स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। हार्डवर्क का समय, आपने जितना अपना हार्डवर्क कर सकते थे आपने टाइम के हिसाब से उतना किया। ये वो टाइम है जब आप अपनी स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करते हो बजाय कलेक्ट करने के। जब आप तैयारी शुरू करते हो तब आप अपनी स्ट्रेंथ कलेक्ट करते हो। जब तैयारी का एंड आ जाता है, जब एग्जाम पास होता है, 1 महीना बचता है, 40-45 दिन बचते हैं, उस समय एंड में हमें स्ट्रेंथ को फुल फोर्स से अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने से मतलब ये है कि फिर शॉर्टकमिंग्स को आपको पीछे छोड़ देना है। अब भी अगर कुछ बचा है तो उसको पीछे छोड़ देना है। आप एक चीज देखो कि आप जब क्लैट का पेपर अटेम्प्ट करते हो, उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। आप उसमें अगर आप एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट मानो तो आप 110 से 130 135 के बीच का एक मतलब काफी सेफ अटेम्प्ट रेंज है जो मानी जाती है। उस उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में भी आपने करीब 15-20 क्वेश्चन अब भी छोड़े हैं। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपने, जो आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आपने उसको
और मजबूत कर लिया इस समय, तो जो आप क्वेश्चंस आपके पास गुंजाइश है छोड़ने की, उन उनमें आप अपनी शॉर्टकमिंग्स अकोमोडेट कर सकते हो, क्योंकि आपकी शॉर्टकमिंग्स इस समय आते आते बहुत लिमिटेड बची होंगी, और आप अफोर्ड कर सकते हो उन शॉर्टकमिंग्स को उन 15-20 क्वेश्चंस या 15-20-30 क्वेश्चंस में अकोमोडेट करना। तो फिलहाल आप लोग अपनी शॉर्टकमिंग जो हैं, अगर शॉर्टकमिंग बहुत ही छोटी है, जैसे कि आपको केवल कोई चीज थोड़ा सा आप रिवाइज करोगे वो आपको समझ में आ जाएगी, तब तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। आपका अपना रिवीजन प्लान होगा, आप उसको फॉलो करो जैसे आपने सोचा है, जैसे आपको बाकी लोगों ने भी गाइड किया है, उस तरह से आप उसको फॉलो करो, और आप बहुत अच्छे से उस चीज को कर पाओगे। बाकी जो लोग अभी भी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है अभी कुछ समय पहले ही, वो लोग ये चीज ध्यान रखें कि रास्ता लंबा है थोड़ा, लेकिन इस चीज को अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ लेके चलोगे, स्ट्रेंथ के साथ साथ अटेंशन जितना रिक्वायर्ड है उतना दोगे, तो ये आपको बहुत इजीली, आपको लास्ट तक आते आते आपकी ऐसी हो जाएंगी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ चीजें होती हैं, किसी सब्जेक्ट में अलग आपको अप्रोच चाहिए होती है, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको मेनली आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स रहती हैं कि आपको किस तरह के, मतलब आपको जो क्वेश्चंस हैं वो अलग तरह के होते हैं, लॉजिकल में क्वेश्चंस अलग तरह के होते हैं, लीगल में क्वेश्चंस अलग तरह के होते हैं। लीगल में कभी कभी कंसेप्ट एप्लीकेशन होता है, लॉजिकल में आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है, आपको उसकी इंटेंट पे, जो ऑथर है, जो स्पीकर है, उसकी इंटेंट पे फोकस करना पड़ता है कि वो क्या अज्यूम कर रहा है, क्या ये सब कर रहा है। तो हर एक की अप्रोच अलग अलग है, और हर एक अप्रोच में आपको अलग अलग तरह की डिफिकल्टीज आ सकती हैं। उन डिफिकल्टीज को, जैसे मैंने कहा, स्पेसिफिक काइंड ऑफ शॉर्टकमिंग्स, उनको आइडेंटिफाई करो, उन पे साथ साथ काम करते रहो, और जैसे जैसे आप उन पे काम करते जाओगे तो आपको ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा तो उसके बाद आपको और भी आगे मेहनत करने की के लिए बूस्टअप मिलता रहेगा, और उसमें फिर आपको और अच्छे से आप उसमें तैयारी कर पाओगे। तो मेरी तरफ से तो फिलहाल इतना ही है। आप बाकी लोग कोई जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो मैं स्पेसिफिक डाउट्स उस हिसाब से ले लूंगा। थैंक यू। If anyone have any specific question, you can ask to Kushag. किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट है? क्योंकि स्पेसिफिक्स अगर मैं कवर करने जाता इसमें तो मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो जाता। तो मैं, बेटर यही रहेगा कि आप लोग मुझे बताओ कि आपको क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है, फिर मैं आपको उसी हिसाब से गाइड कर सकता हूँ। Pankaj Vaishnavi, any specific doubt? यस भैया। हाँ बोलो तो भाई। पूछ लीजिए पंकज। भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो पैसे सॉल्व करते समय उसमें मतलब अगर क्लियरली हम अंडरस्टूड करके चलते हैं क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए तो उसमें टाइम बहुत अधिक कंज्यूम हो जाता है, और अगर हम सोचते हैं कि कम टाइम में किया जाए तो पैसे अच्छे से समझ में नहीं आता तो आंसर गलत हो जाते हैं। इसके देखो लिए मैंने, हाँ हाँ मैं बताता हूँ। देखो मैंने आपको स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस बताया। अच्छा पहला भी बताओ, आप कौन से साल में क्लैट देने वाले हो? भैया कौन से साल में क्लैट दोगे आप? इसी साल में अच्छा अभी, 2021। अच्छा अभी वाला क्लैट दे रहे हो। अच्छा तो देखो, इसमें मैंने आपको जैसे बताया था कि फ्री प्रैक्टिस और टाइम प्रैक्टिस वाला रहता है जनरल तो, लेकिन टाइम की जहाँ तक आप बात बता रहे हो कि आपको कंसेप्ट अप्लाई करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, और टाइम अगर आप कम करने की कोशिश करते हो तो उसमें आपको फिर कंसेप्ट आपका छूट जाता है, या फिर आपका मेन एसेंस क्वेश्चन का छूट जाता है। तो यस उसमें भैया। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अपने तैयारी जो आप कर रहे हो इस समय, रिवीजन जो आप कर रहे हो, क्योंकि क्लैट में फायदे की बात ये है कि रिवीजन के नाम पे केवल थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, और थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी रिवीजन है। तो आप इस समय टाइम प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो,
आप जैसे मैंने बोला कि मॉक में जितना टाइम आप उस सेक्शन को देते हो, आपके पास मटेरियल एडिक्वेट होगा, आप एक सर्टेन नंबर ऑफ पैसेजेस इकट्ठे करो और उसको जैसे कि आप फॉर एग्जांपल 5 या 6 पैसेज है मान लो लॉजिकल रीजनिंग में फॉर एग्जांपल, और उसमें आप 30 मिनट्स देते हो अगर अपने पेपर में, या 25 मिनट्स देते हो, तो उतने टाइम का टाइमर लगाओ और जो आपको कंसेप्ट्स हैं जो उस सेक्शन में लगते हैं या वो जो अप्रोच में आपको प्रॉब्लम आती है, उस अप्रोच को एक जगह लिखो, टाइप करके प्रिंट कर लो या कॉपी पे लिख लो, और जब आप टाइम प्रैक्टिस करने बैठो तो उससे पहले उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लो और फिर उसको टाइम प्रैक्टिस करो। दिन में करीब ऐसे 2 सेक्शनल टेस्ट टाइप दे सकते हो आप, जो मेरे ख्याल से आपका मैक्सिमम 50-55 मिनट लगेगा इसमें आपका, और वो फिर सेक्शन आपका, आपको उसमें 2-3-4 दिन में ही आपको फर्क समझ में आने लगेगा। लेकिन वो चीज ये है कि आप जो कंसेप्ट आपके छूट जाते हैं टाइम की वजह से, उस कंसेप्ट को आप एक पेपर पे लिखो, एक पेपर पे टाइप करके प्रिंट कर लो और उसको 2-3 बार पढ़ो, ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो वो चीज आपके दिमाग में बैठी हुई हो और वो नेचुरली ही आपके अंदर से आ जाए, और टाइम के साथ साथ आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाओ। ये मेरा भी निकालो। ओके भैया, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन है तो बताओ। किसी को कोई और कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। सौम्या, वैष्णवी। अगर प्लीज सी द चैट बॉक्स। हाँ हाँ हाँ, क्वांट में दिक्कत आ रही है आपको। आप कौन से साल में क्लैट दे रहे हो? 2021। दिस ईयर ओनली क्वांट में दिक्कत आ रही है। तो मैं अभी इस समय जब टाइम कम बचा हुआ है तो मैं हर सेशन के लिए यही एडवाइस दूंगा। देखो, क्वांट में थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस वास्ट है, तो क्वांट में आप पहले आइडेंटिफाई करो कि आपको किस पर्टिकुलर चीज में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपने अभी तक वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हो तो आप एक काम करना कि वेरियस टाइप्स जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम जितने आप कर सकते हो, उन उस क्वेश्चंस का एक एक सेटअप प्रैक्टिस करके देखो और फिर आइडेंटिफाई करो कि आपको बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने जितने मॉक्स दिए हैं, आप उनको उनका क्वांट सेक्शन एनालाइज करो और उसमें अपनी परफॉर्मेंस देखो कि आपको किस तरह के सेट में ज्यादा प्रॉब्लम आई, किस तरह के सेट में को करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आई, आपका स्कोर गिरा या आपके नेगेटिव ज्यादा गए। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर वही मैं सजेशन जैसे मैंने पंकज को दिया कि आप उसका कंसेप्ट एक बार लिख के रखो, आपने कहीं लिख रखा होगा तो उसको दोबारा पढ़ो और उस तरह के क्वेश्चंस को टाइम्ड मैनर में प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको जैसे मैंने 4 स्टेजेस बताई थी, तो 4 स्टेजेस को 4 अलग अलग तरह से अप्लाई करने का टाइम तो अभी आपके पास नहीं है। लेकिन आप उसे एक साथ अभी अप्लाई कर सकते हो कि आप जो कंसेप्ट आपने ऑलरेडी आपने कहीं लिख रखा होगा क्वांट के अंदर, तो आपने क्योंकि थ्योरी पढ़ी होगी, कंसेप्ट फॉर्मूला ये जो भी चीजें होती है, मेथड्स पढ़े होंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपने लिख के रखे होंगे। नहीं लिख के रखे हुए हैं तो आप उसे एक पेपर पे लिखो और उसके बाद वही तरीका जो मैंने पंकज को बताया उसको यूज करो, उससे आपको फायदा रहेगा। लेकिन पहले आइडेंटिफाई कर लो कि आपको प्रॉब्लम किस चीज में आ रही है। अगर आपको कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए ये है कि फिर टाइम प्रैक्टिस उसमें भी लगेगी। कैलकुलेशंस के लिए भी ट्रिक्स होती हैं वैसे मेरे ख्याल से, लेकिन ये टाइम ठीक नहीं है ट्रिक सीखने का। तो जिस पेस पे आप अभी चल रहे हो उसी पेस पे चलो, थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाओ, उससे उसमें रिवीजन जब आप कर रहे हो दिन में, तो उसमें आप थोड़ा सा टाइम उसका बढ़ा दो। आप धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट जितना आ सकता होगा इतने टाइम में वो इम्प्रूवमेंट आ जाए। क्रिटिकल रीजनिंग में मेरे ख्याल से आप भी 2021 में ही है शायद। नो भैया, इन क्लास 2022। 2022 फिर तो देखो आपके पास टाइम है। क्रिटिकल रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है। वही मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे पहले आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। आप ये ट्राई करो समझना कि किस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या अप्रोच लगती है। बहुत वेरियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे स्टेटमेंट assumption बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिकल और
एनालिटिकल में नहीं, क्रिटिकल का ही पार्ट है वो, लेकिन इसमें एक पैराग्राफ बेस्ड स्टेटमेंट assumption बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। उसके अलावा जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। assumption बेस्ड क्वेश्चन आता है, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है, एग्री डिसएग्री विद क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में डिफरेंट तरह की अप्रोचेस लगती हैं। उन अप्रोचेस को पहले समझो कि किस तरह करना है। अगर आपके पास कोई मटेरियल है जिसमें आपको समझाया गया हो तो उसको पहले अच्छे से पढ़ो। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो ट्राई करो मटेरियल मिल जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर सीधा क्वेश्चन से आप ट्राई करें। सेकंड स्टेज जो मैंने बताई थी, फ्री प्रैक्टिस। फ्री प्रैक्टिस में आप शुरू करोगे तो आपको वही तरीका मैं ये बताऊंगा आपको कि जो आपने कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में सीखे हैं उनको एक जगह नोट करके रखें। जब भी आप उसको प्रैक्टिस करने बैठे एक बार उसको रिवाइज कर लो, फिर उसको फ्री प्रैक्टिस करो, और उसके बाद आप बेसिकली हर एक वैरायटी में थोड़ा बहुत फेमिलियर हो जाओ कि आपको पता हो कि इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या क्या चीजें अप्लाई करनी होती है। शुरुआत में आपके क्वेश्चंस बहुत गलत होंगे तो आप सॉल्यूशंस का, एक्सप्लेनेशंस का सपोर्ट लो। आप समझने की कोशिश करो कि किस किस तरह के आप जब एक्सप्लेनेशंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें ये चीज हो सकती थी। उसको नोट करो कि आपने इस चीज में ये आपको प्रॉब्लम आई थी। अगर वो ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप उसे एज अ शॉर्ट कमिंग आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके बाद फिर आप उस चीज पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपको एक बार ये स्टेज पूरी हो जाएगी उसके बाद आप टाइम प्रैक्टिस और मॉक एप्लीकेशन में जाओगे और ग्रेजुअली ये चीज इंप्रूव हो जाएगी। आपको कोई इस समय टेंशन लेने की बात नहीं है। तो फिलहाल अंडरस्टैंडिंग और फ्री प्रैक्टिस से स्टार्ट करके टाइम प्रैक्टिस तक जाएं, फिर मॉक एप्लीकेशन तो आपका साथ साथ चलता ही रहेगा जो जो आप सीखोगे। ओके भैया, थैंक यू। Any more questions from Ankit and Kalas? Aryan, I think we don't. Okay, Kalas, I have a question. देखो कैलाश, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने पिछले साल के सैंपल पैसेजेस देखे हो क्लैट कंसोर्टियम के, तो उसमें चंद्रयान और डोनाल्ड ट्रंप इम्पीचमेंट पे पैसेजेस थे, अगर आपको याद हो। तो डोनाल्ड ट्रंप इम्पीचमेंट में जो पैसेज था उसमें एक क्वेश्चन था कि इंडियन प्रेसिडेंट को अगर आपको इम्पीच करना हो तो कौन सा आर्टिकल यूज होता है। और ये क्लैट कंसोर्टियम का क्लैट 2020 न्यू पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन का फॉर्मेट था। स्टैटिक जी के आप, अगर आपको केवल क्लैट देना है, आप इस साल क्लैट दे रहे हो या आप अगले साल क्लैट दोगे, ये बताओ। इसी साल दे रहे हो, ठीक है। तो फिर तो बहुत डीप आपको स्टैटिक जी के में घुसने की जरूरत नहीं है। जो करंट इवेंट्स हुए हैं उसमें ही थोड़ा बहुत जो स्टैटिक नॉलेज है उस पर आप फोकस करो। बहुत डीप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इन सब चीजों पे आपको जाने की फिर जरूरत नहीं है अगर आपने केवल क्लैट का पेपर भरा है तो। लेकिन स्टैटिक जीके ये मत समझना कि बिल्कुल ही नहीं आती है। क्लैट के खुद सैंपल पेपर में इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो थोड़ा बहुत जब आप क्लैट के जीके की टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हो, करंट जीके के, उसके साथ साथ आप थोड़ा अपना दिमाग लगा के आसपास देखो कि क्या इस चीज को स्टैटिक नॉलेज से किस तरह रिलेट कर सकते हैं। तो एक दो चीजें हर टॉपिक में आपको शायद मिल जाएंगी। स्पेशली जो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती हैं, कोई नॉर्मल कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप टॉपिक लेते हैं कि इंडिया यूएनएससी का अभी मेंबर बना था, एक बना है 1 साल के लिए, 1-2 साल के लिए। तो उसमें आप फिर यूएनएससी के बारे में स्टैटिक नॉलेज भी पढ़ोगे, क्योंकि उसमें यूएनएससी पे अगर उस चीज पे पैसे जाएगा तो यूएनएससी पे भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या उसका रोल होता है, क्या कौन उसका वो है डायरेक्टर या हेड जो भी कर रहा है उसको। तो इस तरह की स्टैटिक जीके जो है वो क्लैट में भी आ सकती है।
with the question. Thank you, Kushagra, for your valuable time, and Thank this you. session will prove very helpful for each and every Thank you. candidate. Thank you. Thank you for letting me speak to these great aspirants here, and I hope and I wish all the best to all of you. सब लोग बढ़िया से करना, तो जिनके जो भी दे रहे हैं 10 दिन में जिनका पेपर है उनको ऑल द बेस्ट। आपने बहुत मेहनत करी है और आप लोगों की मेहनत जरूर बढ़िया से आप उसमें परफॉर्म करोगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितनी तैयारी है तैयारी पे भरोसा रखो और पेपर बढ़िया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।